प्रिय विद्यार्थियों, सीजीपीएससी के सी सेट के प्रश्नों में से 2022 के हिंदी के प्रश्नों को मैं आपके लिए व्याख्या सहित हल करके समझा रहा हूं। आप प्रश्नों को समझें, किस तरह का प्रश्न पूछता है और कैसे हम उनसे बना सकते हैं और हम भविष्य में किस तरह के प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखें। तो पहले प्रश्न पर शुरू करते हैं हम अपनी चर्चा आज की। पहला प्रश्न है, सूची 1 में मूल शब्द जल से निर्मित 3 शब्द और सूची 2 में उन तीनों के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, आपको सूची से मिलान करना है। तो देखिए पहला शब्द है जलज। तो देखिए व्याख्या में पहले आएगा जल मतलब जल और ज का मतलब जन्म लेना। तो जिसका जल से जन्म हुआ, बहुत से अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कमल, कमल जल से जन्म लेता है, तो जलज का अर्थ हो गया कमल। द का अर्थ होता है देना, जलद जो जल देता है, तो इस शब्द का अर्थ हो गया बादल। और जलधि यह शब्द जल निधि शब्द का संक्षिप्त है। निधि का अर्थ होता है खजाना, पानी का खजाना कहाँ है? समुद्र में, और इसी जल निधि को हम संक्षिप्त में जलधि कह रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है ए का 3, बी का 1 और सी का 2। तो देख लीजिए जिस विकल्प में भी ये उत्तर हो रहा होगा, ए का 3, बी का 1, ए में 3, बी में 1 और सी में 2। तो आप इस तरह से मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो रहा है डी। जलज का अर्थ कमल, जलद का अर्थ बादल और जलधि का अर्थ समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भी शब्द लिंग वचन कारक पुरुष आदि के अनुसार नहीं बदलते, वो शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, जिनका व्यय नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं आता, ये क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। कैसे? जैसे लड़का, इसमें जेंडर के अनुसार परिवर्तन आएगा, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। वचन के अनुसार परिवर्तन आएगा, लड़का का बहुवचन लड़के। लेकिन ऐसे कई शब्द हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक जैसे रहेंगे। लड़का धीरे धीरे लिख रहा है, लड़की धीरे धीरे लिख रही है नहीं बोलेंगे, लड़की धीरे धीरे लिख रही बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, धीरे धीरे, भरसक, कोई, कभी। न तो इनका एक वचन बहुवचन होता, न स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ए, अव्यय या अविकारी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है? तो कोई भी सर्वनाम यदि विशेषण का काम करे, यानी अपना सर्वनाम का काम करना छोड़ के वो विशेषण की तरफ प्रयुक्त होने लगे, तो वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसको ध्यान से समझिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। लेकिन विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आने वाले, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले कि सर्वनाम कहां पर किस शब्द में आया है। तो देखिए इन चारों शब्दों में से तो सर्वनाम यह शब्द ही है, और यह शब्द संज्ञा के बदले न आकर के कलम नामक संज्ञा की विशेषता बता रहा है यहां पर। तो इसलिए 100% उत्तर क्या हो जाएगा? डी, कि इन प्रश्नों में से सार्वनामिक विशेषण किसमें आया है? प्रश्न क्रमांक डी में।
अब ये एक जैसे अर्थ रखते हुए शब्दों में बारीक अंतर को देखना है, इस तरह का काफी गंभीर प्रश्न है ये। सामान्य बोलचाल में कुछ लोग कुछ शब्दों का एक अर्थ के रूप में ही प्रयोग किया करते हैं, मगर इन शब्दों में आंतरिक भिन्नता हुआ करती है। सूची 1 में ऐसे ही 4 शब्द एवं सूची 2 में उनके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी, 1 2 3 4, यानी ये क्रम से ही दिया गया है। इसको समझिए, करुणा ये मन की एक भावना है, दूसरों का दुख देखकर पिघल जाना। उसके लिए हमारे मन में जो करुणा का भाव आएगा, हम उसके लिए कुछ करना चाहेंगे, उसके दुख को देख करके हम भी रोने लगेंगे, ये करुणा की भावना है। फिर संवेदना क्या है? संवेदना तो देखिए, ये समधन वेदना से बना हुआ शब्द है। एक शब्द है सिंपैथी और उससे बड़ा शब्द है इंग्लिश में इम्पैथी। एक शब्द है हिंदी में सहानुभूति और उससे बड़ा शब्द है समानुभूति। यानी मैं आपके दुख को देखकर आपके प्रति सहानुभूति रखूंगा, और यदि आपके अंदर जैसा दुख है उस दुख को देखकर मेरे अंदर भी वैसा ही दुख होने लगा तो ये समानुभूति हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की भावना है संवेदना, दूसरों के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना। आपके दुख में मुझे संवेदना है, मतलब समवेदना। जितनी वेदना आपको हो रही है मुझको भी वही वेदना हो रही है, इसलिए मैं आपके पास संवेदना प्रकट करने आया हूं। ऐसा आप शब्द सुनते होंगे, आप संवेदना प्रकट करने जाते हैं, किसी का निधन हो गया, किसी करीबी व्यक्ति का, तो आप जब उसके पास जाएंगे तो संवेदना प्रकट करने का कार्य कहलाएगा। दया, बिल्कुल आपको दया आ गई तो आप कुछ करेंगे, दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। मुझे उस भूखे व्यक्ति पर दया आ गई तो मैंने उसे भोजन खिला दिया। अब आ गया कृपा। तो छोटों के ऊपर बड़े करते हैं कृपा, भगवान हम पर कृपा करते हैं, और यदि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर दिए या अपने से किसी छोटों के लिए कर दिए तो वो हमारे द्वारा की गई कृपा कहलाएगी। और वैसे हम कौन होते हैं कृपा करने वाले? कृपा तो भगवान ही कर रहे हैं, पर इस शब्द का अर्थ क्या है? अपने से छोटों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस तरह के शब्दों पर आप अपना भाषा ज्ञान और बढ़ाते रहिए, और ये इसी तरह के मिलते जुलते शब्द जिनको देख करके आपको तकलीफ होगी परीक्षा हाल में बनाने में, फ्यूचर में मैं इन शब्दों को आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित सूची में से 4 संज्ञा शब्द और उनसे संबंधित संज्ञा का प्रकार दिया गया है, आपको मिलान करना है। कक्ष है, कक्षा है, सजावट है, महाभारत है। तो आप समझिए, कक्षा ये तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह बैठता है। सजावट ये भाववाचक संज्ञा है, सजावट, लिखावट, कहना से कहावत, भाववाचक बन गया। महाभारत एक युद्ध विशेष का नाम है, इसलिए बन गया ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच गया कक्ष, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। इसका अर्थ है ए में 3, ए में 3, ये बी विकल्प में दिख रहा है। बी में 4, बिल्कुल बी में क्या दिख रहा है? 4। सी में आंसर आ रहा है 2, सी में 2, और महाभारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, डी में 1। तो जो विकल्प इससे मैच कर रहा है, अभी हम लोग देख रहे थे कि बी इस तरह से मैच कर रहा है, वही इसका क्या बन जाएगा? आंसर। आप यहां पर समझ लें कि आपको संज्ञा के 5 प्रकार को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ लेना है। बार बार संज्ञा के प्रकारों से प्रश्न आता है कि संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, उनको आप ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्लास में पढ़ाते समय मैं आपको बहुत सारे नियम बताता हूं, और सारे नियमों के बाद मैं एक ट्रिक भी आपको हमेशा बताता हूं कि यदि आपके सामने बहुत से शब्द आ गए, आप उनका वाक्य में प्रयोग करें। और वाक्य में प्रयोग करते समय सावधानी क्या रखनी है? उस शब्द को मुख्य कर्ता बनाना है, उसी से क्रिया को जोड़कर देखना है, कारक वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं वाक्य प्रयोग के आधार पर आपको जेंडर डिसाइड करके यहाँ पर बता रहा हूँ। दाढ़ी, अभी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? दाढ़ी होती तो पुरुषों की है, लेकिन हम उसका प्रयोग वाक्य में स्त्रीलिंग की तरह कहते हैं। दाढ़ी बढ़ गई तो दाढ़ी स्त्रीलिंग है। वैसी मूछ, मूछ कट गई, मूछ आ गई,
तो मूछ भी स्त्रीलिंग है। नाखून, नाखून बढ़ रहे हैं, तो नाखून, नाखून बढ़ गया तो ये पुल्लिंग है। और पूंछ कट गई आप सुनते होंगे, तो पूंछ भी स्त्रीलिंग है। तो इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर है इसका, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नाखून। अगले शब्द पर चलिए। सूची 1 में 4 शब्द और सूची 2 में उन शब्दों के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो हरि एक अनेकार्थी शब्द है। हरि के कई अर्थ हैं। हरि का अर्थ सांप होता है, हरि का अर्थ मेढक होता है। मैं इस पर कविता वगैरह भी क्लास में बताते रहता हूं। यहां पर इन 4 विकल्पों में से हरि का एक अर्थ शेर होगा। नाग का अर्थ हाथी भी होता है, नाग का अर्थ सांप होगा। और ये आप नहीं है, अप शब्द है। अप का अर्थ होता है जल और शून्य का अर्थ हो जाएगा आकाश। तो इस तरह से क्या आंसर बनेगा? हरि। हरि में आएगा 2, ए में 2, यानी विकल्प डी पर अपन जा रहे हैं। नाग, नाग का अर्थ हाथी 1, अप का अर्थ जल 4 और शून्य का अर्थ आकाश, है ना। और आपको कविता भी याद आ रही होगी, हरि आए हरि लेन को, हरि गयो हरि पास, या हरि वाह हरि मिल गयो, हरि भयो उदास। यानी हरि का अर्थ है सांप। सांप किसको लेने आया? हरि, हरि आए हरि लेन को। इसका मतलब क्या हो रहा है? हरि का अर्थ हो रहा है एक अर्थ सांप। सांप किसको लेने आ रहा है? मेढक को। हरि गयो हरि पास, मेढक किसके पास मिल गया? तालाब के पास। या हरि वाह हरि मिल गयो, मेढक तालाब में मिल गया। हरि भयो उदास। हरि का अर्थ विष्णु भी है, हरि का अर्थ वानर भी है। तो ये एक अनेकार्थी शब्द है। वैसे ही नाग के बारे में बताया, नाग भी एक अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसके लिए फ्यूचर में मैं आपके लिए इस अपने चैनल पे एक सीरीज भी लाऊंगा, अनेकार्थी शब्दों की अनोखी दुनिया। तो आपने अभी प्रश्न क्रमांक 7 तक पढ़ा। 8वें प्रश्न पर आइए। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या औहट्ट कहा जाता है। इस औहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो देखिए, भाषा विकास जब हम पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान जब हम पढ़ेंगे, तो इस तरीके से भाषाओं का विकास का क्रम है। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जिस भाषा का नाम आया वह भाषा है औहट्ट। संस्कृत व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण के नियमों का पालन करने वाली देव भाषा, जिसके नियम बड़े पक्के, विचलन नहीं होता। इसके बाद आई उससे विकसित या उसके बाद की भाषा की अवस्था पाली। पाली का अर्थ वैसे तो गली मोहल्ला टोला है। सराय पाली आप नाम सुनते होंगे, जेमनी पाली, कई जगह पाली शब्द रहता है। तो गली मोहल्ले की भाषा, पल्ली भाषा, ये पाली है, यदि आप समझें। फिर पाली से भी और ज्यादा सहज सरल रूप में, अपने मूल रूप में जो भाषा आई वो हुई प्राकृत। और प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ, इस शब्द का अर्थ होता है। और उससे भी जो अगला स्थिति था भाषा का वो औहट्ट था। यानी संस्कृत के मूल स्वरूप से जैसे जैसे स्वरूप बदलते गया, ये नाम हंसी मजाक में दिए गए नाम थे, पर ये उन भाषाओं के नाम के रूप में व्यवहृत होने लगे, प्रयुक्त होने लगे। तो भाषा विकास का जो क्रम है इसको हमेशा आप याद रखें कि क्या क्रम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर औहट्ट। अब यहाँ पर पहले क्रम पे संस्कृत सभी विकल्पों में है। क्या संस्कृत के बाद पाली किसी विकल्प में है? ए में है और सी में है। पाली के बाद प्राकृत आना चाहिए, तो ए में प्राकृत नहीं आ रहा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी, संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है और फिर औहट्ट है। इसका आंसर सी ही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये उच्चारण स्थान के आधार पर सुमेलित करने के लिए दिया गया प्रश्न था और इसे आयोग ने कैंसिल किया, रद्द किया। कुछ भी कारण रहा होगा, आप इस पर लंबी चर्चा मुझसे कर सकते हैं। कंठव्य व्यंजनों में हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंगा को, ये व्यंजन गले से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर घ जो है वो कंठव्य व्यंजन है। ब जब भी हम बोलते हैं ब ब ब ब,
तो हमारे ओठ आपस में चिपक जाते हैं। तो ब कैसा व्यंजन है? ओष्ठव्य व्यंजन है। अब ई और र को लेकर के कुछ दुविधा की स्थिति आयोग ने महसूस की होगी, जिस पर हम वर्णमाला चैप्टर में कभी चर्चा कर लेंगे, और इसलिए इस प्रश्न को उसने निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहां पर जो भी वाक्य शुद्धि का शब्द दिया गया है वो प्राण शब्द पर निर्भर कर रहा है, प्राण शब्द पर आधारित है। और कुछ शब्द जो होते हैं हिंदी में हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं, वो कैसे शब्द होते हैं? वो शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, हम उनका एक वचन में प्रयोग नहीं करते। जैसे प्राण है, मेरे प्राण निकल गए, होश, मेरे होश निकल उड़ गए, दाम बढ़ गए, आशीर्वाद के अक्षत बरसे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमें बहुवचन में करना होता है। तो कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, यानी ये शब्द किस आधार पर शुद्ध बन रहा है? ये शब्द शुद्ध बन रहा है किसके आधार पर? वचन के आधार पर, कि प्राण शब्द का प्रयोग हमें किस वचन में करना है? बहुवचन में करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां। सूची 1 में 4 मुहावरे और सूची 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सरल सा है ये। नाक कटना, बेइज्जती होना, नाक कट गई। नाक रख लेना या नाक बचा लेना, यानी प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। नाक में दम आना, बहुत परेशान हो जाना। अब बच गया नाक का बाल होना, तो ये घनिष्ठ मित्र होना हो जाएगा। तो इस दृष्टि से ए में 4 एक ही विकल्प में दिख रहा है, बी में नाक कटना, सॉरी ए में क्या आ रहा है? नाक कटना, बेइज्जती होना। ए में 3 भी एक ही विकल्प में है, पहले विकल्प में। नाक कटना ए में 3, बेइज्जती होना। नाक रख लेना बी में 4, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना। नाक में दम आना सी में 1, बहुत परेशान होना। और नाक का बाल होना मतलब घनिष्ठ मित्र होना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। तो देखिए हमारे प्रश्नों का दायरा कहां से है? बेसिक ग्रामर का क्षेत्र में बार बार आपको समझाता हूं क्लासरूम में भी। उस बेसिक ग्रामर के क्षेत्र में संज्ञा से प्रश्न आया, सर्वनाम से प्रश्न आया आपने देखा, लिंग से प्रश्न आया आपने देखा, वचन से प्रश्न आया, उसे वाक्य शुद्धि में मिला करके दिया गया। तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, इन सब चीजों को पढ़ें। वैसे मैं आपको हमेशा सजेशन देता हूं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, फिर लिंग, वचन, कारक, ये सबको आपको पढ़ना है। वर्णमाला, संधि, समास, आप सी सेट आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होता है, अक्सर ये प्रश्न बिगड़ते रहता है, पीएससी 2008 में भी आया था। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे निर्मूल्य कहते हैं, और जिसका हम मूल्य आकलित ना कर सकें वो हमारे लिए अमूल्य होता है, अनमोल होता है, जिसकी कीमत चुकाना हमारे बस में ना हो। जैसे पानी अनमोल है, हवा अनमोल है, उसे ही क्या कहा जाता है? अमूल्य। तो जिसका मूल्य आका ही ना जा सके क्या कहलाता है? वो अमूल्य कहलाता है, जिसका हम मूल्य आकलन नहीं कर सकते, हमारे आंकने की क्षमता से परे। प्रश्न क्रमांक 15वां, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। क वर्ण से आरंभ होने वाले 4 शब्द दिए जा रहे हैं, क्रम, कर्म, कंगन, काम, और आप शब्दकोश में उनका क्रम कैसे पाएंगे आपको जमाना है। तो इस पर एक लंबी चर्चा होगी, ये एक समझने का विषय है। कभी भी आप देखें, समझें, या मैं आपको कभी समझा दूंगा। अभी एक सिंपल सी आपको जानकारी दे रहा हूं कि पहले अनुस्वार आएगा, अनुस्वार के बाद फिर वह वर्ण ही गिना जाएगा। तो यानी इन चारों में कंगन सबसे पहले आएगा, और संयोग से पहले विकल्प में ही कंगन से शुरुआत किया गया है, यही विकल्प सही है। फिर कैसे कर्म यानी र को यहाँ दोनों के बीच में आने के कारण क के बाद लिया गया, फिर ये आ की मात्रा है इसमें, फिर इसमें क सामने आ गया है। तो कैसे कैसे हम इसके लिए नियम बनाते हैं, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। इसका उत्तर आयोग ने ए लिया था और आयोग का उत्तर सही भी है। अब आ गया समास पर आधारित प्रश्न। तो देखिए महोदधि, महान उदधि, पहला शब्द विशेषण है।
तो जहां पर विशेषण रहेगा वहां पर कर्मधारय समास। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी का अर्थ होता है हाथ, ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, सरस्वती माता की तरफ, तो वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास। बी में 4 हो जाएगा उत्तर, बी में 4, बी में 4 विकल्प, बी में 4। ये देखिए यहां पर केवल एक ही विकल्प में आ रहा है वो। महोदधि ए में 3, तो क्या इसमें ए में 3 दिया है? यस दिया हुआ है। यथा योग्य, इसमें यथा उपसर्ग है, पहला पद प्रधान है, ये अव्ययी भाव है। सी में 1, बिल्कुल सी में 1 दिया हुआ है। विद्यालय, विद्या का आलय या घर, डी में 2, डी में 2, यानी इस तरह से इसका उत्तर हो रहा है बी। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ही था समास भी आपको देखना चाहिए, ये समास का प्रश्न है, देखें, बनाएं, समझें। अब आ गया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन 4 शब्दों का संसार। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तो तत्सम कैसे शब्द हैं? कैसे शब्द हैं ये? संस्कृत शब्द हैं, और बिल्कुल उसी रूप में ये हिंदी में आ जाते हैं बिना अपना रूप बदले। उनसे जो बदल करके शब्द बनेगा वो तद्भव है। तद्भव जो है संस्कृत से बदले हुए शब्द है और हिंदी में आ रहे हैं। और जब उनका स्थानीय रूप लिया जाएगा या कोई भी स्थानीय भाषा का शब्द हम ले लेंगे तो देशज, और यदि हम विदेशी भाषा का कोई शब्द प्रयोग करेंगे हिंदी में तो वो विदेशज कहलाएगा। ये शब्दों की 4 दुनिया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जैसे पंडित जी आए, उन्होंने कहा अग्नि प्रज्वलित कर दो, शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं हिंदी बोलते हुए भी, तो ये तत्सम शब्द हो गया अग्नि। बालिका नहीं समझी, उसने कहा आग जला दो, तो ये हो गया तद्भव। और यदि कोई गांव में बोलेगा आगी बार दे नूनी, तो ये हो गया देशज। और यदि कोई कहेगा फायर ब्रिगेड बुलवा दे, तो ये हो गया विदेशज। सरल सा कॉन्सेप्ट है, पर समझना पड़ता है, शब्द इतने घुल मिल गए रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव। तो देखिए लता, पत्ता, अब बताओ, तो लता तो होगा तत्सम, और पर्ण से बनता है पत्ता, पर्ण संस्कृत है, तो ये हो गया तद्भव। गुलाब जो है, गुल और आब, गुल मतलब होता है फूल, आब मतलब होती है चमक। जिस गुल की आब बहुत अच्छी, उस गुल का नाम गुलाब। तो ये गुलाब लग रहा है आपको विदेशी शब्द है, अरबी फारसी की तरफ जाएगा ये। और जूता ये देशज शब्द होगा। तो यदि हम इस तरीके से बना करके देखते हैं, पहले आप सबसे कंफर्म है गुलाब पर, गुलाब विदेशज है, डी विकल्प में 3। ये देखिए बड़ा आसान सा यहाँ पर कूट दिया है हर बार, डी में 3 एक ही विकल्प में दिख रहा है, डी में 3, ए में 2, क्या ए में 2 है इसमें? हाँ, ए में 2 भी है। बी में हमने लिया था पत्ता 1, तद्भव बिल्कुल 1 है, और जूता को मैंने देशज शब्द कहा, ये है, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका सी, प्रश्न 15वें का। प्रश्न 16वें की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इसके किस सेक्शन में गलत है, किस वाक्य खंड में गलती है, यानी वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न है और पहले ही खंड में गलती है। राम, ये तो अपनी नहीं है, टाइपिंग की गलती है, अपनी, राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। अपनी माँ लिखने की जरूरत नहीं है, माँ तो अपनी ही है, तो राम माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। अपनी एक अनावश्यक शब्द का प्रयोग माना जाएगा और इसलिए केवल वाक्य खंड 1 गलत है, यही इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 16 प्रश्न 2022 की परीक्षा में हिंदी भाषा से आए थे और सेक्शन भी आपको मैं बता चुका हूं और बहुत जल्दी हम अन्य प्रश्नों पर भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा की तैयारियां करिए, रोज अध्ययन करें, जीवन में आगे बढ़ें, सफलता का मार्ग आपका सदैव प्रशस्त हो। धन्यवाद।